हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं मुगल साम्राज्य के विभिन्न शासकों और प्रशासकों के विषय में बता चुकी हूँ और मैंने ये भी बताया कि आपका 8वां चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके इस क्वेश्चन से कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशेष अभिलक्षण की चर्चा कीजिए। और एक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है 500 वर्ड का, कि उनकी भाषा शैली, विषय वस्तु जो भी है उसके विषय में आप बताइए। आपके एक मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक इस्लाम के साथ परिवर्तन ये भी आया कि इतिहास को पवित्र और पुण्य माना गया लिखने के लिए, और इसकी शुरुआत में पुण्य और लिखने का कारण क्या था, अबुल फजल के इन शब्दों के द्वारा मैं इसकी शुरुआत करने की प्रयास कर रही हूँ। और देखो कितनी अच्छी से अबुल फजल ने इस चीज़ को लिखा है कि लिखित शब्द विगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है जो उसे सुनने के लिए उपस्थित होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द न हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिवंगत हो चुके हैं। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञादीप या चिरागे सिनाई नजर आता है। अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो इसे बुरी नज़र से बचाता है। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकाला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफ़र करते हैं, पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। एक चीज़ और है कि इन लिखित शब्दों के माध्यम से ही आज हम मुगल वंश की परंपराएं, मुगल वंश की संस्कृति, मुगल वंश की चित्रकारी, मुगल वंश के प्रत्येक प्रमाणिक साक्ष्य हैं ये लिखित शब्द जो लिखे गए हैं मुगल काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है ही कि कहाँ लेखन शैली या इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि उस काल में शिक्षा बहुत कम है, आम अभिजात वर्ग तक ही शिक्षा सीमित है। अब हम बात करते हैं आपके उस क्वेश्चंस की जिसमें लिखा गया है कि मुगल इतिहास के अभिलक्षण आप बताइए। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि मुगल इतिहासकार या इतिवृत्त या संस्मरण लिखने वाले वो भी लोग थे जो बावर्ची थे, जो प्रशासनिक के छोटे छोटे इसमें थे। यहाँ तक कि वहाँ हमीदा बानो बेगम और बहुत सारी रोशन आरा, ऐसी कई सारी स्त्रियाँ हैं जिन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया है। और हुमायूंनामा स्वयं जो है एक मुगल कालीन स्त्री द्वारा लिखा गया है, पर इसकी एक विशेषता ये रही है, या कह लीजिए इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी रहा है कि इतिहास या संस्मरण या जो भी प्रमाण इसके दिखाई देते हैं हमारे मुगल काल के, वो सिर्फ दरबारों तक ही सीमित है। इसका मतलब ये है कि वो या तो शासक से संबंधित घटनाएं, शासक का परिवार, शासक के युद्ध, शासक की कमजोरियां, शासक के सकारात्मक पक्ष या शासक की गौरव गाथा उनसे, या शासक का दरबार या उसका साम्राज्य विस्तार। तो इतिहास में जितनी भी मुगल दरबारी हैं वो सिर्फ दरबार तक सीमित है, आम लोगों का इतिहास उसमें कम मिलता है। पर अबुल फजल की अकबरनामा या कुछ ऐसे साहित्य भी लिखे गए हैं जिनमें उन्होंने दरबार की प्रशासनिक व्यवस्था को बताने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से हम जो है वहाँ के
किसानों के विषय में और वहाँ के सैनिकों के विषय में, वहाँ रहने वाली स्त्रियों के विषय में और वहाँ रहने वाली बहुत सारे ऐसी जातियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि औरंगजेब के काल में जाट विद्रोह हुआ, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, मराठों के विद्रोह। तो भले ही ये दरबार तक सीमित रहे हों, फिर भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दूसरे विषय में भी देते हैं। ये एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि विदेश इतिहास लिखने का क्यों प्रयास किया गया, क्योंकि मुगल कालीन जो जिन्होंने लिखा वो एक तो विदेशी थे, और विदेशी भारत में आए तो वो यहाँ पर उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा, और उस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, अपने लेखन के माध्यम से अपनी प्रशासनिक क्षमता को प्रमाणित करने का प्रयास किया। और दूसरा एक ये भी है कि ईरान हमेशा से, ये वही ईरान सभ्यता और संस्कृति है जो आपने कक्षा 11 में पढ़ी है। तो ईरान हमेशा से मुगल दरबार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो इसलिए वो अपनी गौरव गाथा को ईरान तक भी फैलाना चाहते थे, या मध्य एशिया तक जहाँ के वो निवासी थे। दूसरे ये कि वो इस बात के लिए भी चाहते थे कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि वो विदेशी थे, और अगर वो यहाँ पर उन लंबे समय तक शासन ना करते और उन इतिहास ना लिखते, तो वो जहाँ जैसे थे वैसे ही उनका इतिहास ख़त्म हो जाता, जिससे कि भावी पीढ़ियाँ उनके इतिहास को या उनकी गौरव गाथा को गा सके। और दूसरे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, पर एक ये जो चीज़ है कि वो सिर्फ दरबारी या प्रशासनिक स्तर पे है, पर एक नया पक्ष और सामने आता है कि इस वक्त तक आते आते, मैंने आपको पहले भी बताया है विजयनगर साम्राज्य के पीरियड में और मुगल वंश के पतन के समय भी, कि यूरोपीय भी भारत आने लगे थे। तो यूरोपीय ने अपने परिप्रेक्ष्य से इतिहास का, या कह लीजिए मुगल कालीन दरबार का और उस क्षेत्र का वर्णन किया। एक और चीज़ है कि चगताई वंश के थे मुगल, और मुगल चगताई होने की वजह से, क्योंकि बाबरनामा खुद तुर्की भाषा में लिखा गया, और बाबरनामा इतना प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है कि बाबर को के लिए कहा ऐतिहासिक, इसमें कि इतिहास के सभी दृष्टिकोणों से बाबरनामा उच्च श्रेणी का ग्रंथ है, जिसने भारतीय के यहाँ के मौसम, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की राजनीति और यहाँ के जिन लोगों से उसे सामना करना पड़ा, जैसे गुजरात के, बंगाल के और राजपूत शासकों के, सभी शासकों के विषय में उसने बड़ी अच्छे से वर्णन किया है बाबरनामा में। तो वो प्रयास किया है इस तरीके, मतलब कि बाबरनामा के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुगल काल के विषय में जानते हैं। पर उसके बाद हुमायूं और अकबर के समय तो लेखन और इतिहास की एक बड़ी लंबी वो दिखाई देती है, और क्योंकि ईरान के साथ संपर्क भारत के रहे, तो और ईरान से आने वाले लोग मुगल दरबार में अपने लिए जगह चाहते थे, इसलिए भी अकबर के समय में फ़ारसी भाषा को दरबारी भाषा घोषित कर दिया गया। और दूसरा कारण ये भी रहा होगा कि यहाँ के आम लोग या भारतीय लोगों से विशेष वर्ग बनाए रखने के लिए या विशेष दूरी बनाए रखने के लिए भी फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि फ़ारसी भाषा राजशाही भाषा, दरबारी भाषा के रूप में घोषित की गई। इसका ये कारण अवश्य रहा होगा कि आम लोगों के और दरबारी लोगों के बीच में कुछ विशिष्टता बनी रहे और दूरी बनी रहे और उसका प्रभाव बना रहे। पर धीरे धीरे एक अकबर के समय में तो एक स्पेशल विभाग बनाया गया पांडुलिपि का, और वहाँ पर लिखा गया, और वहाँ पर हिंदू ग्रंथों का भी, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, पंचतंत्र है, बहुत सारी ऐसी भाषाओं का, ऐसे ग्रंथों का, इवन बहुत जो फेमस गणित की लीलावती का भी, जो गणित की पुस्तक थी, उसका भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और इस
फारसी एक अलग से अनुवाद विभाग बनाया गया, जिससे संस्कृत भाषाओं को फारसी में बना दिया गया। पर धीरे धीरे एक ये परंपरा उभरी कि इस्लाम के साथ और फारसी भाषा के साथ यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं मिक्स हो गई। और जब फारसी के साथ हिंदी जो संपर्क है, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितने भी भक्ति के संत हैं, चाहे वो नानक हो गुरुवाणी के लिए, नानक के बाद में आने वाले जो उनके गुरु थे, और कबीर सुदुक्कड़ी बोली के लिए, और अलवारो नयनार संत तमिल तेलुगु कन्नड़ के लिए, बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हो गई थी भक्ति आंदोलन की वक्त, जिन क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव इन फारसी भाषा पर पड़ा। पर एक मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरीके से अमीर खुसरो ने हिंदवी का प्रयोग किया, मतलब कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा और धीरे धीरे हिंदी का विकास, जिस भाषा का आज हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी बोलचाल में, लिखने में और पढ़ने में, वो दिल्ली सल्तनत के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो रहे थे। और सबसे ज़्यादा शासनकाल राजाओं का अमीर खुसरो ने देखा था। तो हिंदी के विकास का जो क्रम स्टार्ट होता है वो अमीर खुसरो के टाइम में हुआ। तो जो क्षेत्रीय भाषा विकसित हो रही थी हिंदवी के रूप में, और फारसी भाषा जो विकसित हो रही थी दरबार की और शाही भाषा के रूप में, उन दोनों का मिक्सअप हो गया और कौन सी भाषा बनी? उर्दू भाषा। तो इस मुगल काल का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आया कि और नई भाषा का जन्म हुआ, और वो कौन सी है? उर्दू भाषा, जिस भाषा का आप आज भी प्रयोग करते हैं और अपनी कुरान पढ़ते हैं। धीरे धीरे एक चीज़ ये है कि मैंने आपको बता दिया कि अकबर के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये नए स्तर से अलग विभाग खोला गया, जिल्द बनाने वाला, पेपर बनाने वाला, शब्द लिखने वाला। और आप इस को देखिए किस तरीके से भाषा और सुंदरता का प्रयोग और सजावट का प्रयोग इस रूप में किया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुरान में चित्रों का मानवीयकरण और फूलों का वर्जित किया गया है। वहाँ पर पशु पक्षी मानव या चित्रों का नहीं वर्जित है कि वहाँ उसको आप पेंट नहीं कर सकते, चित्रकारी निषेध है। पर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत में तो एक नई लिपि बन गई थी, जिस लिपि में कि कुरान की आयतों के साथ उस तरीके से जोड़ा गया था कि एक नई लिपि तैयार हो गई थी। पर मुग़ल काल तक आते आते जो परंपराएं और जो पुरानी इस्लामी परंपराएं हैं वो धीरे धीरे टूटने लगी और चित्रों का मानवीयकरण किया जाने लगा। आप उसमें देखेंगे कि सुंदरता और किस तरीके से इस वाली भाषा में फूल और पत्तियां दी गई हैं। यहाँ लेखन लिखा हुआ गया है और आप देखिए कि ये चित्र बनाए गए हैं सुंदर सुंदर, और कितनी सुंदरता से लंबे शब्दों का। अब ये तो हमें नहीं पता कि ये उर्दू है या फारसी है, पर कितनी सुंदरता से इस भाषा का प्रयोग किया गया। और इसकी सुंदरता आप भी खुद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बड़े तरीके से। एक तरीके से ये चित्रकारी का एक नया नमूना कहा जा सकता है। और ये मोहम्मद हुसैन की द्वारा नस्तलिख शैली है। आपके लिए दो नंबर में आ सकता है नस्तलिख शैली क्या है। लिखने का एक तरीका है जो मुग़ल काल में प्रयोग होता था, और जो छोटा से एक सरकंडे पे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक का एक छोटा सा सरकंडा होता था। और ये तो शायद हमारे 50 साल पहले भी भारत में सरकंडे की एक नोक बनाकर उससे लेखन लिखा जाता था। 50 साल, हाँ 30-35-40 साल पहले भी लिखा जाता रहा है। ये खुद आप अगर अपने दादा और अपने दादाओं के उससे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सरकंडे को ब्लेड से या किसी चाकू की नोक से छीलकर उसकी नोक बनाई जाती थी और स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। और उससे कितनी सुंदरता पर
कितने शब्दों की बनावट पर कितना जोर दिया जाता था। अब एक बात आती है चित्र के बारे में, चित्रकला। आप देखिए कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस्लाम में चित्र वर्जित है, मतलब कि इस्लाम में चित्रों का मानवीकरण वर्जित था। पर धीरे धीरे जो है ये माना जाता रहा है इस्लाम में कि ईश्वरीय या अल्लाह की रचना को कोई भी नहीं व्यक्त कर सकता, इसलिए चित्रों का मानवीकरण नहीं किया जा सकता। पर धीरे धीरे जब पांडुलिपियाँ आईं तो उनको जिल्द चढ़ाई गई, उनको अच्छी तरीके से लिखा गया, और मैंने पिछले उसमें दिखाया गया कि देखा है कि कैसे छोटे छोटे फूल और एक अच्छी सुंदर सी लिपि सामने दिखाई दी गई। और दूसरा आप इस देखेंगे कि एक दरबारी दृश्य सा नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं, और इसमें कुछ लेखन है या फिर दरबार में कोई प्रशासनिक कार्य हो रहा है। तो ये एक चित्रकारी का है। स्टार्टिंग यहाँ से हुमायूं के समय से मुग़ल काल में होती है, जब ईरान से अबुल समद और सैयद अली को भारत लाया जाता है और वो दास्तान अमीर हमजा का चित्रकारी करते हैं। और चित्रकारी का फिर एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, और अकबर के समय में तो इतना बड़ा चित्रकला का विकास होता है कि बहुत सारे चित्रकार, क्योंकि इस वक्त दरबार में आर्थिक संपन्नता आ चुकी थी, भारत के अधिकांश भाग पर मुग़लों का कब्ज़ा हो चुका था, और वो अपना स्थायित्व यहाँ बना चुके थे। और लगभग एक अलग डिपार्टमेंट 1570 के आसपास अकबर ने वो किया था, जिसमें चित्रकारी और पांडुलिपि के लिए एक अलग विभाग खोल दिया था। तो उस आर्थिक संपन्नता और प्रशासनिक स्थायित्व ने चित्रकला और लेखन कला को, या कह लीजिए साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप एक चीज़ और है इसमें, मैं इस चीज़ को उसने कहा है कि पहले स्टार्टिंग में शरिया के अनुसार ये वर्जित था, पर धीरे धीरे ये दरबार में एक संस्कृति के रूप में विकसित हो गया। और बहुत सारे ऐसे, इसमें सिर्फ मुस्लिम से चित्रकार ही नहीं है, ख्वाजा अब्बू समद, मिस्किन, दसावन, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, माधव, जगन्नाथ, महेश, बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं हिंदू भी जिन्होंने जो है बहुत चित्रकारी की, और महाभारत को रजमनामा के रूप में भी चित्रों का संग्रह किया। और कुछ तो ऐसे थे जो पशु पक्षी, जैसे मंसूर है, वो मंसूर पशु पक्षियों के चित्रों को बनाने में बड़ा ही फेमस था। और विहजाद जिसे ईरान भेजा गया था, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चित्र यहाँ पर भी दिखेंगे। बेहजाद को ईरान भेजा गया था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, और शीरे कलम, बहुत सारी उपाधियाँ दी गई। और फिर तो एक कंपटीशन ये बन गया कि किस तरीके से दरबार का सबसे बढ़िया लेखन वाला कौन होगा, साहित्यकार होगा, और कौन चित्रकार होगा, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा दरबारी संरक्षण प्राप्त होगा। आप अबुल फजल के इस वक्तव्य से ये कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस्लामी कल्चर में चित्रकला को वर्जित मानते थे। जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप एक तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं कि किस तरीके से इतिहास का विकास हुआ, और किस तरीके से चित्रकला और इतिहास, चित्रकला के माध्यम से घटनाओं को पिरोया गया, या वहाँ के चित्रकला भी इतिहास का एक साहित्य को वर्णित करने का एक माध्यम रही, क्योंकि जो घटनाएं घटित होती थी उन घटनाओं को चित्रकला के माध्यम से वर्णित किया जाता था। तो आप उनके अभिलक्षणों को कि दरबारी था और दरबार तक सीमित थी, पर फिर भी हम, जैसे मैंने पहले बताया, उन पॉइंटों को आप रख सकते हैं, और उसमें आपको 150 शब्द में, 250 शब्द में या 500 शब्द में इन चीज़ों को वर्णित कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो अकबरनामा और बादशाहनामा के माध्यम से वहाँ की
जो लेखन शैली का विकास हुआ है उसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो राजकीय तत्व या राजतत्व है, राजतत्व मतलब होता है कि राजा किन सिद्धांतों का पालन करता था, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रयास करूंगी। फिलहाल आप जो है चित्रकारी के विषय में और इतिहास के विषय में ये दो क्वेश्चंस आपको इतिहास के अभिलेखण आप लिख के दिखाएंगे अपनी नोटबुक में।